पलवल के गांव करमन में आपसी विवाद को लेकर हुए झगड़े में एक व्यक्ति की हुई मौत के मामले में मृतक के परिजनों ने पुलिस की कार्यवाही से पलवल के गांव करमन में आपसी विवाद को लेकर हुए झगड़े में एक व्यक्ति की हुई मौत के मामले में मृतक के परिजनों ने पुलिस की कार्यवाही से असंतुष्ट होकर जिला पुलिस कप्तान सुलोचना गजराज से मुलाकात की और न्याय की गुहार लगाई। मृतक हरीश के परिजनों ने बताया कि 12 दिसंबर 2016 को हरीश का पड़ोसी नंदो के साथ विवाद हो गया था और उसी विवाद का बदला लेने के लिए नंदो ने अपने परिवार के अन्य लोगों और महिलाओं के साथ मिलकर हरीश और उसके घर वालों पर 13 दिसंबर 2016 को हथियारों से हमला कर दिया। हमलावरों ने हरीश और उसके परिजनों पर गोलियां चलाई, जिसमें हरीश को गोली लग गई और परिवार के अन्य लोग भी घायल हो गए। पुलिस ने मृतक के परिजनों की शिकायत पर आरोपी नंदो सहित 17 नामजद लोगों के खिलाफ हत्या सहित कई अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। मृतक के परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने इस मामले में अब तक 11 लोगों को पकड़ा है और 11 में से 4 लोगों को तफ्तीश करके निकाल दिया है, जबकि वो चारों भी हमले में शामिल थे, जिसके पूरे सबूत उन्होंने पुलिस में दिए थे। लेकिन इन सबूतों के बाद भी पुलिस ने 4 आरोपियों को बाहर निकाल दिया। उन्होंने कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर के वो पहले भी कई बार डीएसपी पलवल से मिल चुके हैं, लेकिन सिवाय आश्वासन के उनको कुछ भी नहीं मिला। परिजनों ने पुलिस पर पैसे लेकर के आरोपियों को बाहर निकालने का आरोप लगाया है। इसमें सर ऐसा हुआ था 13/12/2016 को रंजिशन मेरे रिश्तेदारों के पड़ोसियों ने मेरे रिश्तेदारों के घर पे आके हमला बोल दिया, जिसमें मेरे छोटे वाले जीजाई थे, हरीश उनका नाम था, उनको गोली लगी और 5 लोग और इंजर्ड थे। उनके पिताजी थे, माताजी थी, उनके बड़े भाई थे, उनका भतीजा था, एक भतीजी भी थी, उनको वो सब इंजर्ड थे। उनको गोली लगने के बाद सर हमने पलवल सरकारी हॉस्पिटल में 17 लोगों के खिलाफ बाईने में FIR लिखवाई थी, जिसमें कहाँ पे मुकदमा दर्ज हुआ था? कौन मुकदमा हुआ था? ओडल थाने में। कौन सी जगह की ये घटना करमन गांव की थी। गांव करमन थाना ओडल पड़ता है। तो मैंने 17 आदमियों के बाईने में FIR लिखवाई थी, जिसमें पुलिस ने 11 आदमी अरेस्ट करके 6 आदमियों को निकाल दिया है, जिनके हमारे पास सारे प्रूफ, फोटोज हैं, वीडियोज हैं, वो निकाल रखे हैं। हम कई बार बीच में DSP मौजीराम होडल जो DSP लगते हैं हमारे मौजीराम, उनसे SHO सुनील काद्यान, उनसे जाके कई बार इस मामले में मिले भी थे कि इन्हें अरेस्ट करो जी। तो हमको दिलासा देते रहे कि हम करेंगे, अरेस्ट करेंगे। इसके एवज में उन्होंने 20-25 लाख रुपये मोटी रकम लेके उनको निकाल दिया, जो कि हमारे पास उनके हमने फ़ोटो भी दिखाने चाहे तो फ़ोटो हमसे नहीं देखे उन लोगों ने। हमको धमका के भगा दिया कि पुलिस अपनी कार्रवाई ठीक कर रही है, तो मेरे को किसी को मतलब नहीं है, हमारा काम है अरेस्ट करने का। प्लस में चालान जो इन्होंने कोर्ट में पास किया है पेश का, चालान में इतनी सारी गलतियाँ, इतनी सारी खामियाँ छोड़ रखी हैं, जो कि आरोपी तो अभी बहुत जल्दी ही जब कोर्ट में मामला चले तो बाहर आ जाएंगे। अभी आप SP से मिले, तो SP ने क्या आश्वासन दिया? SP साहिबा से हम 4थी बार आज मिले हैं। 3 बार पहले मिले थे SP से हम, तो 3 बार SP साहब ने 2 बार तो DSP मौजीराम के लिए, जिसकी हम शिकायत कर रहे हैं जिस मौजीराम की, उसी के लिए मार्क कर दी। तीसरी बार DSP सिटी के लिए मार्क करी 27/3/2017 को। 27/3/2017 से आज तक हमको DSP सिटी ने नहीं बुलाया है। आज फिर हम SP साहब के पास आए, तो SP साहब ने फिर DSP सिटी के लिए मार्क कर दिए और कोई खास हमें रेस्पॉन्स नहीं दिया है। गुरुवार को जिला रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा पलवल के कई स्कूलों में फर्स्ट एड का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें रक्तदान के महत्व और आवश्यकताओं के बारे में भी जानकारी दी गई। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के प्रशिक्षण अधिकारी महेश मलिक पिछले कई दिनों से स्कूलों में फर्स्ट एड का प्रशिक्षण दे रहे हैं। गुरुवार को भी उन्होंने पलवल के अनेकों स्कूलों में विद्यार्थियों और स्कूल स्टाफ को फर्स्ट एड का प्रशिक्षण दिया। इस मौके पर उन्होंने सभी को रक्तदान के बारे में भी जानकारी दी। पलवल के जिला उपायुक्त अशोक कुमार शर्मा द्वारा जिले में जिला प्रशासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को लेकर जिला बाल कल्याण विभाग और रेड क्रॉस के अधिकारियों के साथ एक बैठक ली। जिला बाल कल्याण परिषद द्वारा जिले के युवाओं के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जिला बाल कल्याण अधिकारी प्रेम कुमार यादव की अनेक महत्वाकांक्षी योजनाओं से पहले जिले के युवाओं को स्वावलंबी बना रहे हैं, जिनमें कौशल विकास केंद्र प्रमुख है। साथ ही बाल भवन में भी अनेक तरह के कोर्स कराए जाते हैं, जिनसे विद्यार्थियों को आगे बढ़ने में मदद मिलती है। वहीं जिला रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा भी जिले के नागरिकों के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनसे हर वर्ग के लोगों को लाभ मिल रहा है। पलवल जिला बाल कल्याण परिषद द्वारा लगाए जाने वाले समर साइंस कैंप की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं।
जिसका जिला बाल कल्याण परिषद के अधिकारी और उनकी टीम द्वारा विभिन्न स्कूलों में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। पिछले वर्ष की भांति इस बार भी गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों को साइंस विषयों की बेहतर तैयारी के लिए जिला बाल कल्याण परिषद द्वारा समर साइंस कैंप लगाया जा रहा है। इसके लिए बच्चों को मोटिवेट करने और समर साइंस कैंप का लाभ लेने के लिए जिला बाल कल्याण अधिकारी प्रेम कुमार यादव और उनकी टीम विभिन्न स्कूलों का भ्रमण कर कैंप की विशेषताओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इस संबंध में जिला बाल कल्याण अधिकारी प्रेम कुमार यादव ने अधिक जानकारी देते हुए बताया। हथीन स्थित वार्ड नंबर 3 में सालों से पीने के पानी की समस्या गहराई हुई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि शिकायत देने के बावजूद आज भी महिलाएं दूर दराज से पानी लाने के लिए मजबूर हैं। हथीन शहर में बसे हुए वार्ड नंबर 3 के लोग पीने के पानी के लिए भटक रहे हैं, लेकिन शायद जल स्वास्थ्य विभाग का शहर में दफ्तर होने और स्थानीय लोगों द्वारा दी गई शिकायतों पर विभागीय अफसर कार्यवाही करने में कोताही दिखा रहे हैं। वार्ड नंबर 3 जो शहर के बीच बसा हुआ है और वार्ड नंबर में रहने वाले सभी बाशिंदे पीने के पानी के लिए सालों से इधर उधर भटक रहे हैं। स्थानीय बाशिंदों ने बताया कि पिछले 2-3 साल से वार्ड के लोगों को पीने का पानी मुहैया नहीं हो पा रहा है। वार्ड में पाइपलाइन जगह जगह से जर्जर होने से पीने का पानी नहीं मिल रहा है। गर्मी के चलते तो स्थानीय महिलाएं दूसरे गांवों के पास लगे हुए नलकूपों से पीने का पानी घंटों मशक्कत करने के बाद लाती हैं। विभाग में पीने के पानी की शिकायत देने के बावजूद विभागीय अधिकारी सुनने को तैयार ही नहीं है। स्थानीय लोगों को पीने का पानी वार्ड में उपलब्ध करवाने की गुहार लगाई है। पानी की समस्या है जी, पानी नहीं आता बिल्कुल भी। 3 साल हो गए जी, बुतेरे किसी के पास जाओ कोई जवाब नहीं देते हैं। तो पाइपलाइन तो कटी हुई है। पाइपलाइन कटी पड़ी ना जी, है ही ना जी, हमारे यहाँ दूर से जी पानी कहाँ से लाते हो पीने का? बाहर तो लाने भर भर के दूसरे मोहल्ले से जाके लाते जी, मटके से बर्तन दूसरे मोहल्ले वाले भी की बार लगा ले हमें तो देख कभी देख। शिकायत दी आपने नगर पालिका में पीने का पानी नहीं जी मिल रहा? जाते हैं तो मर्द मानस उनको तो ऐसे ही जी ड्यूटी वाले हैं, हम जाए कर देंगे तो कर हो जाएगा काम, होता है नहीं जी बिल्कुल भी। क्या चाहते हो? हम यही चाहते हैं जी वार्ड नंबर 3 पानी की समस्या खत्म हो जाए। पता है पानी ना आवे जी, नहीं डोले। कितने दिनों से नहीं आ रहा? 3 साल थे कहाँ से लाते हो पानी? नीला में भर भर के दूसरे मोहल्ले में थे और वार्डों में पानी आ रहा है सही? और इनमें खूब आ रहा हो, यहाँ क्यों नहीं आ रहा? यहाँ ही ना रहे हो यहाँ पाइपलाइन नहीं है ना। खराब है कि कर गिला। क्या नाम है? ताराचंद जी ना, वार्ड नंबर 3। क्या दिक्कत है? पानी ना आ रहा जी 3-4 साल क्यों नहीं आ रहा? मतलब लेन खराब है रही गर्गी जन कहा है पता नहीं। तो जल स्वास्थ्य विभाग में शिकायत दी है? हाँ दइए जी, क्या कहते हैं? न हो जाएगा नहीं कह दें। हथीन किसान विश्राम गृह को सीएम विंडो पर शिकायत देने के बाद खाली करवा दिया गया है। किसानों को देने के लिए मार्केट कमेटी भवन हर संभव सुविधा प्रदान करेगी। हथीन अनाज मंडी में बने हुए किसान विश्राम गृह में लंबे समय से उपमंडल अधिकारी और तहसीलदार ने रिहाइश बनाई हुई थी। किसानों के लिए बना हुआ किसान विश्राम गृह में किसानों के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी। एक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा सीएम विंडो में किसान विश्राम गृह को प्रशासनिक अधिकारियों से मुक्त कराकर के किसानों के लिए सुविधा देने की शिकायत दी गई थी। विश्राम गृह खाली करने की रिपोर्ट मांगी गई थी तो मार्केट कमेटी हथीन द्वारा अधिकारियों को विश्राम गृह खाली होने की रिपोर्ट भेज दी गई है। सहायक रणवीर ने बताया कि किसानों के ठहरने के लिए 6 कमरे खाली पड़े हुए हैं। किसानों को किसान विश्राम गृह में बिजली पानी बैठने और रात के लिए ठहरने की सुविधा करा दी गई है। मंडी में आने वाले किसानों को बेहतर सुविधा विश्राम गृह में दी जाएंगी। हमारे पास जो किसान विश्राम गृह ऊपर है दफ्तर के, वो पूर्ण रूप से खाली है। किसानों की रुकने की व्यवस्था ठीक है, पानी बिजली की व्यवस्था बिल्कुल ठीक है, एकदम से ही है। 6-7 कमरे हैं, ऊपर रहने के लिए नहाने धोने के लिए पूरी व्यवस्था है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। पूर्ण रूप से हमारा किसान विश्राम गृह खाली पड़ा है और जो भी किसान रुकना चाहे। हथीन अनाज मंडी में फसल की अच्छी आवक होने से मार्केट कमेटी में करोड़ों की फीस वसूल करी गई है। पिछले वर्ष से ज्यादा अब की बार मार्केट की फीस वसूल की गई है। मार्केट कमेटी हथीन सहायक रणवीर ने बताया कि अब की बार गेहूं की अच्छी फसल हुई है। किसानों का अब की बार गेहूं पिछले वर्ष से ज्यादा मंडी में आया है। मार्केट कमेटी आढ़तियों से मार्केट फीस की वसूली करती है। वर्ष 2016 में हथीन मार्केट कमेटी द्वारा 84,89,000 रुपए की मार्केट फीस वसूल की गई है।
वहीं वर्तमान में मार्केट फीस लाखों से करोड़ों में बदल गई है, जिससे मार्केट कमेटी को मुनाफा हुआ है। अब की बार मार्केट फीस 1,08,24,596 रुपए वसूली गई है। पिछले वर्ष से अब की बार 23,35,170 रुपए फीस की बढ़ोतरी हुई है। गेहूं की अच्छी फसल होने से मार्केट फीस ज्यादा आई है। देखो जी, पिछली साल हमारे पास जो मार्केट फीस आई थी हमारी 1/4 से 4 का जो हमारा पूरा जो साल महीना होता है 84,89,479 रुपये, और अब की 2017 में हमारी आई है जी 1,08,24,596 रुपये, जो कि अब की बार हमारी प्लस है 23,35,117 रुपये प्लस पॉइंट है। तो अब की बार जो इतने ज़्यादा फीस आई है, तो क्या लगता है गेहूँ ज़्यादा आवक हुई है अब की बार? गेहूं की आवक ठीक बैठने के कारण जो है आवक बढ़ी है। तो क्या क्या कमी मंडी में दिखाई दे रही है जिनका काम पूरा करवाया जाएगा? मंडी में जो कार्य है, एक तो हमारा बाहर का व्यापारी इसमें से नहीं आ रहा है। अभी जो है बाहर का व्यापारी अगर हमारा यहाँ धीरे धीरे आने लगे तो हमारी मंडी की और ज़्यादा उपलब्धि हो सकती है। बाहर के व्यापारी की वजह से क्यों माल का आवागमन नहीं होता जैसे, तो उससे थोड़ा जो है फर्क पड़ता है। तो हर व्यापारी यहाँ आने के इच्छुक नहीं हो रहे हैं, पता नहीं क्या वजह है। तो अधिकारियों को शिकायत ये है कि बाहर के व्यापारी आने चाहिए, क्या कहना है उनका? बाहर का व्यापारी देखो जी, वो तो अपनी इच्छा के अनुसार ही आता है, माल के जो आवागमन से ही आता है, या सीजनली मंडी लेवल लगा करके ही चल रही है। बाकी सीजन में तो सभी फसलें यहाँ पे आती हैं वैसे तो। अब जैसे कि कपास है, कपास का भी सीजन आएगा, उसमें पिछले साल के एवज में हमारी बढ़ोतरी हुई है, कपास में बढ़ोतरी हुई है। पलवल के गांव ताराका में बाबा भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को उखाड़ कर ले जाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद गांव के दो गुटों के बीच तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ताराका गांव की सरपंच महिला के पति अशोक कुमार और अन्य ग्रामीणों ने बताया कि 8 अप्रैल 2017 को रात के करीब 12 बजे गांव की जोहड़ में गांव के ही कुछ शराबी तत्वों ने बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को लगा दिया, जिसके बाद से ही गांव में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ था। रात को मूर्ति लगाने वालों में गांव के ही राजेश, विजय, खिच्चू, लेखी सहित और कई अन्य लोग भी शामिल थे। सरपंच ने कहा कि इन लोगों ने जब मूर्ति को जोहड़ नंबर 37 में लगाया तो ना तो ग्राम पंचायत को इसकी जानकारी दी गई और ना ही प्रशासन को इसके बारे में बताया गया। मूर्ति लगाने के बाद उन्होंने पूरी पंचायत की तरफ से शिकायत प्रशासन को दे दी, लेकिन बीती रात मूर्ति अपने आप स्थान से गायब हो गई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि जिन लोगों ने मूर्ति लगाई थी, गांव में माहौल को बिगाड़ने के लिए उन्हीं लोगों ने मूर्ति को गायब कर दिया। सरपंच ने कहा कि राजेश, जो कि पंचायती चुनावों में उनसे हार गया था, जिस कारण वो शरारती तत्वों के साथ मिलकर इस तरह के काम कर रहा है। इसकी घरवाली मतलब इलेक्शन में हार गई, तो इसको ये खुंदक होगी मुझे इस गांव को बर्बाद कर देना, क्योंकि इन्होंने मुझे वोट नहीं दिया। उसी दिन से इसने गांव में कम से कम 40 एप्लीकेशन लगा दी हैं। किसी की पेंशन कटवाता है, किसी को कहता है कि मैं तुझे नौकरी नहीं करने दूंगा, मुझे पैसे दे, और केस कर देता है, हरिजन एक्ट लगवा देता है, पैसे ले लेता है। तो ये मूर्ति कब लगी थी और कौन कौन लोग थे इसको? 8/4/17 को मूर्ति लगाई गई और ये ही लगाने वाले थे। पूरा जी गांव को कोई इतराज नहीं था, इन्होंने मूर्ति रख दी थी, गांव को कोई इतराज नहीं था। 1.25 महीना हो गया, आज तक गांव वाले ने किसी ने कोई इतराज नहीं किया। ये लोगों बिगर पूछे, हमें भी नहीं बताया, गांव को नहीं बताया, रात को मूर्ति रख दी और हमें नहीं पता ये इनने कब रखी कब नहीं रखी। गांव में ये विवाद चाहते हैं, झगड़ा हो इलेक्शन के कारण। ये मेरे सामने हार गया था, मेरी पत्नी के सामने, इसकी पत्नी लड़ी थी, मेरी पत्नी है धर्मपत्नी सरपंच ने, उनके सामने हार गए थे। ये चाहता है गांव में मुझे वोट नहीं दे, गांव को मैं नशा करा दूं। तो अभी पहले मूर्ति इसने एप्लीकेशन कितनी 17-18 एप्लीकेशन झूठी लगा रखी है, सब खारिज हो गई है, सब झूठी पाई है। और हमने पहले प्रशासन को दे रखा है, ये आदमी किसी भी झूठी एप्लीकेशन दे सकता है, गांव के खिलाफ किसी पे भी है वो करवा सकता है। तो जब ये मूर्ति लगी थी, हाँ जी, तो आप लोगों ने प्रशासन को शिकायत दी थी? हाँ जी। तो प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया था? वीडियो साहब को दिया, वीडियो साहब को फिर यहाँ तहसीलदार भी आए थे और एसडीएम साहब भी आए, और वो हुआ भाई रजिस्ट्रेशन कर दो, तुम्हारी पंचायत की जगह कहाँ है? क्योंकि पंचायत की जगह है, पंचायत की जगह में हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पंचायत की जगह के लिए होए तो इनने कर दिया, हम इतनी दूर नहीं जाते वहाँ।
तो दूर अभी मूर्ति कब गायब हुई है और ये रात कौन को लोग हुई। हैं इसको? कौन है इसमें? रात को हुई है, मुझे क्या पता, रात को मैं तो अपना घर हूँ जी, रात को कर दिया मूर्ति गायब। जैसा कि पहले कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने पहले मूर्ति लगाई थी उन्होंने गायब की है। देखो ये तो जब ये लड़ाई के चक्कर में चल रहे हैं तो ये चीज ये कर सकते हैं, ये में क्या हुआ है? जो लड़ाई कर रहे हैं ये चीज चाह रहे हैं, शांति नहीं चाह रहे, तो ये कर सकते हैं ये काम। अभी आप सरपंच, आपकी पत्नी सरपंच है, तो आपकी क्या अगली जो ये अगली सोच है मेरी, गांव में तनाव नहीं बने, गांव में बिल्कुल शांति रहे, चैन से रहे। वहीं इस मामले में चांदर थाना प्रभारी संदीप मोर ने बताया कि उनको दोनों गुटों की तरफ से शिकायत मिली है और मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा को देखते हुए विवाद स्थल पर पुलिस तैनात कर दी गई है। 10 पुलिस के जवान दिन में तैनात रहेंगे और 10 रात को। हमें सुबह सूचना मिली थी कि रात को किसी ने बाबा अम्बेडकर साहब की मूर्ति चोरी कर ली है, तो हम मौके पर पहुंच गए थे और अभी जांच कर रहे हैं किसने कर ली, क्या कर ली, और उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी वो करेंगे। तो गांव में क्या आपकी तरफ से सुरक्षा के लिए कोई किसी पुलिस के? हाँ, वहाँ पे हमने अपने गार्ड लगा दी है, वहाँ पे माहौल अब शांत है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें अपनी सुरक्षा लगा दी। गांव भंगूरी निवासी लक्ष्मण ने हनी ट्रैपिंग मामले के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कलसाड़ा निवासी सुभाष बैंककर्मी बनकर आरोपियों के पास पहुंचा। पीड़ित लक्ष्मण को यह भी नहीं बताया गया कि आखिर उसे उसका साथी कहां लेकर जा रहा है। हनी ट्रैपिंग में फंसाने वाले गिरोह के चंगुल से सकुशल पुलिस द्वारा लाए गए भंगूरी निवासी लक्ष्मण ने सारी घटना की जानकारी बताते हुए कहा कि उसे एक शादी के लिए कुछ पैसे की जरूरत होने पर कलसाड़ा निवासी से कुछ पैसे मांगे, तो साथी सुभाष ने हतीन से पैसे देने की कहकर उसे अपने साथ बाइक पर बिठा लिया और जब दोनों हतीन से आगे निकल गए तो कलसाड़ा निवासी दोस्त से हतीन पीछे रह जाने की कही, लेकिन फोन बार बार आने से उसकी बातें अनसुनी कर दोनों मेवात जिले के उस गांव में पहुंच गए जहां से कलसाड़ा निवासी के पास बार बार फोन आ रहे थे। भंगूरी निवासी लक्ष्मण का कहना है कि उसका दोस्त बैंक कर्मी बनकर आरोपियों के पास उसे लेकर गया। बैंक कर्मी बनकर लोन दिलाने की जब कलसाड़ा निवासी सुभाष ने कही तो तभी आरोपियों ने उसे लोन न लेने और उन्हें न बुलाने की कहकर जमकर पीटा। स्थानीय पुलिस उन लोगों को बखूबी जानती है। भंगूरी निवासी लक्ष्मण के अनुसार उसका साथी ही उसे लेकर गया था, जहां उसे बंधक बनाकर रखा गया और लक्ष्मण से ही फिरौती के नाम पर फोन करवाकर पैसे की मांग की गई, जबकि उसका साथी कलसाड़ा निवासी ही उसे लेकर गया था, जहां उसे बंधक बनाया गया। जबकि कलसाड़ा निवासी के पास ही बार बार फोन आने की बात बताई गई, तो आखिरकार कलसाड़ा निवासी के परिजनों ने पुलिस में शिकायत क्यों नहीं दर्ज करवाई? आरोपियों द्वारा कलसाड़ा निवासी से फिरौती के नाम पर पैसे की मांग क्यों नहीं की गई? आखिर मामले को गहनता से परखा जाए तो कई मोड़ मामले में नजर आ रहे हैं। भंगूरी निवासी की आरोपियों द्वारा प्रताड़ना देने से स्वास्थ्य ढीला दिखाई दिया। कहाँ के ले गए और जंगलों में मुझे रखा, मैं रास्ता भी नहीं पहचान सकता वहाँ का, इधर उधर मुझे बांध के डाल रखा, टाइम तक खाना दिया, पानी दिया और उन लोगों ने काफ़ी तंग किया, बदतमीजी की और पैसे मंगवाने के लिए बार बार धमकी देते रहे, तेरे साथ बलात्कारी का केस दर्ज करवाएंगे, ये करो वो करो। हम 2 बंदे थे साथ में, दूसरे बंदे के साथ भी यही हिसाब से मारपीट करते रहे और हम लोगों को काफ़ी उन लोगों ने दुखी किया। दूसरा जो बंदा है वो कहाँ का रहने वाला है? वो कलसाड़े गांव का रहने वाला है। क्या नाम है? सुभाष नाम है जी उसका। तो सुभाष को आप कब से जानते हैं? दुकान खोल रखी है जी मैंने एक छोटी सी, मैं तो रास्ता में बैठा रहता हूँ, मेरे पास तो लोग आते हैं और पड़ोसी गांव का है और मेरे से तो पानी पेप्सी लोग ले जाते हैं। तो आपको कैसे वहाँ पे पहुँचा पाई? या आपके पास कोई फ़ोन आया या दूसरा जो आपके साथी है उसके पास फ़ोन आया? उसके पास फ़ोन आया था, मेरे पास सुभाष का फ़ोन आया और मेरे साले के लड़के की शादी थी, मैं इसकी मोटरसाइकिल मांग कर ले गया, इसने अपनी मोटरसाइकिल लिए मेरे पास फ़ोन किया, तो मैं 11 तारीख को इससे सुबह मोटरसाइकिल लेकर मिला। मैंने इससे कहा, मैंने कहा यार वो सुभाष ऐसा है, अगर 1-2 दिन के लिए 10,000 रुपये दे सकते हो तो मुझे दे दो। तो इन्होंने की मैं हतीन चल के दे दूँगा, मैं इससे पैसे पहले भी ले लेता था, कोई दिक्कत नहीं थी, मैं लेता था ऐसे दे देता था। जब हतीन पहुँचे तो हसीन जाने के पास इसके पास फ़ोन आया, आजा हम तेरे को पैसे
दे देते हैं और यहीं काफ़ी दूर लेके चला गया। मुझे रास्ते की भी कोई ऐसा मालूम नहीं है कहाँ ले गया। तो यही जो आपका साथी है यही आपको लेके गया है? हाँ, इसी के पास फ़ोन आया था आपको? इसी के पास फ़ोन आया था। तो जो फ़ोन आया था उसके बारे में आपको जानकारी दी कि किसके फ़ोन आ रहे हैं और हम कहाँ जा रहे हैं? नहीं, मेरे पास कोई जानकारी नहीं मेरे फ़ोन से कॉलिंग कोई एक ही इसकी कॉलिंग ही बस खाली सुभाष के मेरे पास। यहाँ आने के बाद मैंने इससे बोला मुझे ऐसा पैसे चाहिए, तो इसने मना नहीं किया। ठीक है, मैं पहले भी इससे ले लेता था पैसे। तो जब यहाँ से आप चले गए तो आपको पता कौन सी जगह पे कहाँ पे पहुँचे थे? जब सकराबे पहुँच गए, जब इसने बोला कि वहाँ चलना है और अल्लाह का काम कौन सा है पता नहीं, तो वहाँ से वहाँ पहुँचे। इसके पास दबादब फ़ोन आ रहे थे। मैं लैट्रिन पेशाब करता था। एक बार मैंने लैट्रिन किया जब इसकी बात हो रही थी, लेकिन जब वहाँ उस गांव में हम पहुँच गए तो वहाँ एक दुकान पर हम पहुँचे। दुकान पर हम जाकर देखा तो वहाँ मैंने उससे पानी मांगा दुकानदार से, उसने पानी पिलाया। 10 मिनट तक वहाँ खड़े रहे। इसका फ़ोन डेड हो गया। इतने 10 मिनट वहाँ चार्जिंग पर लगाया। उसके बाद जो है इसने फ़ोन किया और फिर इसके पास फ़ोन आया तो 3-4 लड़के इधर उधर से आए, चलो ये तो हमारे पास आए हैं। वहाँ पर एक लड़की भी थी, एक लड़की नहीं, वहाँ पर पूरा ही परिवार था। औरत थी कई, बच्चे भी थे, जवान भी थे, छोटे भी थे, बड़े भी थे। तो आप उनको जानते हो जो वहाँ पे मिले? नहीं जानता मैं किसी को। ये जो दो आपके साथी ये जानते थे उनको? अब ये भी मैं नहीं कह सकता जी इनको। इनका जैसे वहाँ पर होने लगी बातचीत, भाई क्यों आए हो, इसने कहा कि मैं उन्होंने भेजा हूँ बैंक के लिए। इसकी बातों के हिसाब से लग रहा था कि ये भी नहीं जानता उसको, क्यों इसी के साथ उन्होंने जाते ही थोड़ी जब बातचीत चली तो कैसे आया यहाँ पर, जी मैं लोन कराता हूँ। किसने? आपके साथी ने करी थी? साथी ने करी। कैसे करते वो कह रहे हम तो लोन के बारे में कुछ नहीं जानते, नहीं हम लेते। तो इसको तो काफ़ी मारा उन्होंने तुरंत उसी टाइम। तो ये बैंक कर्मी लोन दिलाने के नाम पे वहाँ पे पहुँचे थे? हाँ जी। तो इसको तो काफ़ी जाते ही उन्होंने मारा था। तो यहाँ क्यों आया है, इसके अनुमान के हिसाब से तो मैं भी सोच रहा हूँ इनको वो लोग नहीं जानते जो आगे हमको मिले हैं। बाकी मैं तो केवल पैसे के लिए इसके साथ गया था, क्योंकि मेरे साले जो पैसे मांगे थे फिरौती के तौर पे आपके घर पे भी आए थे, तो आगे क्या हुआ? मेरे जो घर पे आए थे जब हमसे जैसे जो लफ्ज़ बोल रहे थे उसी तरीके से हम वहाँ पे बोल रहे थे, भाई ये करेंगे वो करेंगे, तो उसी तरीके से हम बोलते जा रहे थे वहाँ पर। तो कि कोई लेने के लिए राज़ी नहीं हुआ पैसे। मैंने अपने लड़के के पास फ़ोन किया, लेखराज जी के पास फ़ोन किया, तो यहाँ से मुझे 2 लाख रुपए लेके आ जाओ और मुझे ले जाओ। यहाँ से वहाँ पर ये पहुँचे तो जिस बंदे ने हमको बांध के रखा था वहाँ पर उसने अपने 2 बच्चे, पहले ही जवान बच्चे पहले भेज दिए कि जाकर देखो कि फोर्स आ रही है कि लक्ष्मण का लड़का अकेला आ रहा है। तो जब वहाँ वो पहुँचे, यहाँ से 10 किलोमीटर पहले पुलिस पहुँची हुई थी। वहाँ से लोकेशन देख रही थी फ़ोनों की, किधर है, किधर चलें, किधर ना चलें। तो उसके 2 लड़के जो ये फौजी पकड़ा हुआ है, इस्लाम फौजी, इसके 2 लड़के इस फौजी ने पहले भेज दिए थे जाकर देखो वहाँ पर क्या पोजीशन है, फोर्स आ रही है कि 1-2 बंदे पैसे लेकर आ रहे हैं। तो उन बंदों को पुलिस ने आते ही पुलिस ने बैठा लिया जीप में, भाई तुम 11 बजे यहाँ पर कैसे घूम रहे हो। तो उन्होंने बैठा लिया। उन्होंने फिर उस फौजी के पास फ़ोन किया, ऐसे ऐसे हमको यहाँ पुलिस ने बैठा लिया है और आकर हमको ले जाओ। वो फौजी आया जो, उसने कहा इन बच्चे को कैसे बैठा लिया। एक पता नहीं, मैं कह नहीं सकता कौन से थाने का वो SHO है, उसने कहा अरे फौजी तुम कैसे यहाँ पर, जो मेरे लड़कों को बैठा लिया, मैंने इसको पलवल यहाँ भेजा था कुछ सामान लेने के लिए। उसने कह दिया इनको छोड़ो। यानी कि आपके कहने में पुलिस की मिली भगत है? नहीं जी नहीं, पुलिस की कहने भगत नहीं है कि पुलिस उनको जानती है पीछे जो उस एरिया के रहने वाले हैं। उसमें नहीं कह सकता मैं कि पुलिस की मिली भगत है। तो उनको जानते हैं वो लोग पुलिस वाले, जैसे उनका थाने के हैं, जैसे हमको हम हाथीन चले जाए हमको जानते हैं। इस तरीके से जब हमारे यहाँ की पुलिस जब लोकेशन के हिसाब से चल रही है, क्योंकि इस फौजी के जेब में हमारे जब फ़ोन रखे हैं कि पुलिस आसपास में घूम रही, लोकेशन ही बोल रही है, तो फौजी अपने बच्चों को लेकर दोनों को भाग गया। लोकेशन उसके तरफ ही चलती रही। ये हमारी बात है जी।
कि पुलिस की मैं नहीं कह सकता कि पुलिस मिली भगत है। वो लोग उनको जानते हैं, पुलिस वहाँ से जब गांव में रहते हैं तो आते जाते हैं वो लोग, तो उनको जो है। तो आपके गुम होने के बाद में आपके बच्चे ने आपका अपहरण का मामला दर्ज करवाया, जबकि दूसरा आपके साथी था उन्होंने आज तक कोई मामला इस तरह का दर्ज नहीं करवाया। तो क्या लगता है कौन दूसरे जो साथी हैं उनका कोई सहयोग है इस तरह का? मतलब ये है, हो सकता है कि किसी को पता ही नहीं हो कि दूसरा बंदा भी है। ये दूसरे तीसरे दिन जब पता लगा है कि मेरे फ़ोन से सुभाष ना बोल रहा है, मुझ पर बात हो नहीं थी, मेरा तबीयत खराब हो गई थी, ज़्यादा बोला नहीं जा रहा था, जो है कि सुभाष ही बात मेरे फ़ोन से भी करता रहा। प्रतिज्ञा भी दी गई है आपको? है जी। आपको कोई मारछेड़ भी की है? मारछेड़ काफ़ी की है, बहुत बुरी तरह से उन लोगों ने तंग किया है। मेरे सारे पूरे में दर्द है इधर उधर, एक्सरा भी कराया है और मैंने 3-4 दिन से भी कुछ खाया भी नहीं है।